और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से किया आह्वान, किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा दें, बुकें नहीं बुक दीजिए। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां बलिदान दिवस, राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। देहरादून में दिव्यांग आरक्षण में फर्जीवाड़े के आरोप पर कांग्रेस का हमला, विभाग ने 51 संदिग्ध नियुक्तियों को नोटिस किया जारी। लक्सर में नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा गया मेडिकल स्टोर मालिक, कैप्सूल नारकोटिक की प्रतिबंधित दवाई। हल्द्वानी में फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में जांच जारी, राशन कार्डों के दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही। 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे। देहरादून के नरेंद्र नगर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिरी, 28 यात्री मिले सवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर लक्सर से, जहां कस्बा चौकी प्रभारी विपिन कुमार और सिपाही रियाज अली किशोर नेगी गोवर्धनपुर रोड पर गश्त कर रहे थे और इस दौरान उन्हें भुरनी तिराहे पर खुले एक मेडिकल स्टोर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। पुलिस टीम मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो स्टोर संचालक के हाथ में एक पॉलिथीन थी। पॉलिथीन में कैप्सूल के कई पत्ते मौजूद थे। पूछने पर वह इस दवा के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और उस पर पुलिस ने ड्रग डिटेक्शन किट मंगाई और कैप्सूलों की जांच की। पता चला कि कैप्सूल नारकोटिक की प्रतिबंधित दवाइयां हैं और उस पर पुलिस मेडिकल स्टोर संचालक अमित कुमार पुत्र संजय विश्वास निवासी वार्ड 11 केशव नगर लक्सर को गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई। और खबर देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग में दिव्यांगजनों की आरक्षित सीटों पर कथित फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दिव्यांग कोटे में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्तियां होना बेहद शर्मनाक और गंभीर है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। मैंने कहा आप जा रहे थे क्या कहीं? नहीं रुकिए, चाय मंगा। और खबर देहरादून से, जहां भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि चौहान भट्ट ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को लेकर बातचीत की। रुचि चौहान भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं बेहद सशक्त हैं और विधानसभा चुनाव 2027 में हम एक खास तरह का रोडमैप बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का भी अहम रोल रहने वाला है और इसी कड़ी में महिला मोर्चा ने अपने प्रयास से मेले लगवाए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारी आम बहनों के बीच जाकर राज्य सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं को गिनाएंगी। बिल्कुल, 1 साल बचा है तो हमारी वर्किंग यही रहेगी, क्योंकि हम विधानसभा वार काम करेंगे। 70 विधानसभाएं हैं, तो अभी हमारी टीम जैसे चुन के आती है तो हम विशेष रूप से ये ट्रेनिंग और ये करके उनके बीच में जाने का रखेंगे कि हम आम बहन के बीच में, आम महिला के बीच में जा सकें और उन्हें बताया कि ये योजना है जिसका लाभ, और जिन बहनों ने लाभ लिया है उनके, जैसे हमने वीडियो शूट कर रहे हैं, उनका हम लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, सोशल मीडिया का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन लोगों को जानकारी लगे कि योजनाएँ हैं और इसका फायदा आपको मिल सकता है। खबर देहरादून से, टिहरी जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ और कुंजापुरी हिडोला खाल के पास एक यात्री बस लगभग 17 मीटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें 28 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर 5 रेस्क्यू टीमें त्वरित गति से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहीं इस मामले पर देहरादून के एसएसपी और प्रभारी आईजी गढ़वाल अजय सिंह ने कहा कि श्रद्धालु दर्शन के लिए कुंजापुरी मंदिर जा रहे थे और प्रदर्शनकारियों के साथ घायलों का कहना है कि बस में तकनीकी खराबी होने के कारण ब्रेक नहीं लग पाया और ये हादसा हो गया।
जनपद टिहरी क्षेत्र अंतर्गत एक श्रद्धालुओं की गाड़ी जो मुनिकीर्ति के एक आश्रम में रुके थे, आज दर्शन हेतु जा रहे थे, जहां पर हमारा फेमस कुंजापुरी मंदिर भी है। दर्शन उपरांत जैसा प्रत्यक्षदर्शियों और जो इंजर्ड है उनके द्वारा पता चला कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रहा और ब्रेक्स नहीं लग पाए। जो अभी तक की जानकारी के अनुसार बस के खाई में गिरने के कारण जो है वहाँ 5 कैजुअलिटीज हुई हैं। तत्काल सूचना पर टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसमें 22 लोग को जो है मामूली जो इंजर्ड थे उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। इसमें 2 से 3 लोग की थोड़ी गंभीर स्थिति चोटें लगी हैं। और बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नशीले कैप्सूल की तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पकड़े गए आरोपी के पास से 1688 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बाजपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशीले कैप्सूल की तस्करी कर रहा है और मुखबिर की सूचना पर सीओ विश्व सैनी और कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर शुभम के साथ बेरिया रोड स्थित गडरी पुल के समीप एक आरोपी की घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। इसमें कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर जो प्रतिबंधित ड्रग्स को लेके जा रहा है, तो इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जो औषधि निरीक्षक हैं वो मौके पे आए, मैं मौके पे गया, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें पाई गई कि लगभग 1688 नशीले कैप्सूल इनके पास थे, जिसका ट्रामाडोल है जो प्रतिबंधित ड्रग्स है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो इसमें टोटल जब वेट किया गया तो इसमें लगभग 650 ग्राम टोटल वेट निकला ड्रग्स का। और इसमें इसके जो व्यक्ति है इसे हिरासत लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। इसमें हमने फर्द में लिखा है ये यूपी से आया था, यूपी से जहाँ से लेके आया था उसका नाम हमने मेंशन किया है और 2 मेडिकल स्टोर जो बाजपुर के हैं उनका भी नाम लिखा गया है जो यहाँ पर स्थित है। और खबर हरिद्वार से, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार में भव्य आयोजन हुआ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी और संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुरुआत से ही श्रद्धा और सम्मान का माहौल रहा और उसके बाद कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने स्वागत किया और राज्यपाल और चिदानंद मुनि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुरु सिख परंपरा में जो नवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका 350वां बलिदान दिवस हम लोगों ने मनाया है। हम लोगों ने जो मनाया है वो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो द्विदिवसीय 2 दिन के अंदर थी और उसका विषय रहा सिख गुरु परंपरा में धर्म, समाज और राष्ट्र की अवधारणा। जिन परिस्थितियों में नए नए नैरेटिव घड़े जा रहे हैं, ऐसे में एक ऐसा परिवार, एक ऐसे गुरु, ऐसे बच्चे, ऐसे साहबजादे, कीड़े मकोड़ों को भी अपनी जान प्यारी होती है। सबसे पहले आप सबको प्रणाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। आज संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंदर में 2 दिन की गोष्ठी हुई, राष्ट्रीय गोष्ठी, जिसके अंदर में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश, उससे पूरा राष्ट्र क्या सीखता है, मानवता क्या सीखती है, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से रिसर्च और शोध किया। और खबर हल्द्वानी से, जहां नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले की सभी तहसीलों में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा है और प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। एडीएम नैनीताल के मुताबिक 48 स्थायी निवासी प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में और 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र की रीचेक के दायरे में। 60 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में विसंगति नजर आ रही है और 900 से अधिक राशन कार्ड ऐसे मिले जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन बनाकर पत्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। ऐसे राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
तरीके से जारी न होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी और टिहरी से ऋषिकेश आ रही एक यात्री बस नरेंद्र नगर के कुंजापुरी के पास सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में निर्देश दिए। शिकार आपको बता दें कि हादसे का बस शिकार हो गई। फिलहाल जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सबसे पहले घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें हायर सेंटरों को भी भेजा जाएगा। देखिए, कुंजापुरी से ऋषिकेश मार्ग पर एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। उस बस में लगभग 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं। उस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं सबको निकाल दिया गया है। कुछ लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है जिनकी संख्या 7 से 10 बताई जा रही है। बाकी जो हल्के घायल हैं उनका मौके पर इलाज किया जा रहा है या आसपास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। काफ़ी लोग सुरक्षित हैं। लगभग 4 लोगों के मृत्यु की भी सूचना मिल रही है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी और अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के मामले में मदन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसएसपी नैनीताल को 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा और आज हुई सुनवाई पर अन्य आरोपियों की तरफ से न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने की बात कहते हुए याचिकाओं को वापस लिया गया। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गौवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी और नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मदन जोशी, उसकी इससे पहले रिट कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसमें वो अरेस्ट के लिए आया था और आज एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई जिसमें एंटीसिपेटरी बेल भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। और अब उसमें कुछ और अन्य जो आरोपी हैं उसमें से 1-2 आरोपी जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट में। उनने कह दिया है कि वो सरेंडर कर देंगे, इसलिए किसी ने अपनी जो रिट है वो विड्रॉ भी कर ली है। अगली सुनवाई इसमें 8 दिसंबर को लगी है और 8 दिसंबर को जो है एसएसपी को पर्सनली प्रेजेंट रहना है कोर्ट में। और खबर देहरादून से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस भविष्य में और बड़े अंतर्कलह से जूझेगी क्योंकि अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के अनेकों दावेदार हैं और आगे उन्होंने कांग्रेस के अंतर्कलह पर प्रहार करते हुए कहा कि हरीश रावत किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। प्रीतम सिंह की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा तो वहीं यशपाल आर्य की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विवाद है। हो सकती है, अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। हरेक सिंह जी के लिए तो मैदान खाली पड़ा है ना, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उनके शुभचिंतक ज्यादा हैं कि अभी तो कांग्रेस पार्टी में शुरू ये होगी इन 5 में से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हरीश रावत जी किसको मुख्यमंत्री मानेंगे, प्रीतम सिंह जी किसको मानेंगे, यशपाल आर्य जी किसको मानेंगे। अभी तो बड़ी लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर है। हल्द्वानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ बीजेपी आईटी सेल के एक पदाधिकारी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंप दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीति वैचारिक मतभेद के नाम पर व्यक्तिगत टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही ऐसी टिप्पणियों पर पुलिस को संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा ने अपना जो नियत है और चेहरा है
वो एकदम से दिखा दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो वन्य जीव संघर्ष को लेकर आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष हो रहा है, कितने लोगों की जानें चले गई। वो वहाँ पे गए थे और एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने एक टॉय गन दिखाया था। आप कह रहे हैं दूरदांग आतंकवादी, ये क्या बात है भाई? और वो भी कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, भाजपा के लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है। और दूसरा भाजपा का IT सेल यानी भाजपा की बात, वो इसमें खुलेआम इस तरह से फेसबुक में, और अभी तक इसको हटाया भी नहीं गया है। और यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। से जहां जिले के पंखाजुर में धान उपार्जन के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप ने एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पखांजूर ने तहसीलदार पखांजूर को SDOP और जिला कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि 2023-24 और 24-25 के धान खरीदी कार्य में लगभग 50 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और ये सब प्रशासन की नज़रों के सामने हुआ। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार अनाज खरीदी में पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्ञापन जो है तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जिसमें जो पूर्व में जो गबन हुआ है उसके संबंध में शिकायत की गई है। इसमें कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय हैं और DR होते हैं। पिछले जो 2 सत्र से 2023-24, 2024-25 में जो धान खरीदी इनके द्वारा किया गया है, जो अधिकारी कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया गया है, तो उनके द्वारा लगभग 39 धान खरीदी केंद्र है हमारे, उसमें लगभग 50 करोड़ का इन लोगों ने सुखद और शॉर्टेज के माध्यम से गबन का कार्य किया, 50 करोड़ का। उसके बावजूद भी हम लोग तमाम तरह से शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए आ रहे हैं। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक सही तरीके से धान खरीदी शुरू नहीं हो पाया है। कारण ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, यहाँ के सांसद है, यहाँ के विधायक है, पुनः ये जो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था शासन स्तर पर, उनको हटाकर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को फिर से धान फड़ों के संचालित में अड़े हुए हैं। लगातार उनका प्रशासन और शासन के ऊपर दबाव बना हुआ है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। मामला है पिछले 2 साल का। लगातार पिछले 2 साल में लैंप्सों में, हमारे परलकोट क्षेत्र के सारे लैंप्सों में लगभग 50 करोड़ रुपए का सुखद घोटाला हुआ है। और हरिद्वार की कोतवाली, रानीपुर और CIU की संयुक्त टीम ने लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गिरोह का खुलासा किया। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर बनाई गई टीम ने तकनीकी लीड, पूछताछ और क्षेत्रीय दबिश के जरिए गैंग के 2 मुख्य सदस्यों सुमित चौहान और रहमान मलिक को न्यू अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिन्हें नेपाल ले जाकर महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। थाना रानीपुर में पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की शिकायतें लगातार आ रही थी और इसी में SP सिटी और इनकी टीम को लगातार इसमें लगाया गया था, क्योंकि वाहनों के चोरी के खुलासे को लेकर जो हमारी टीमें लगी थी, इसमें एक बात जो बार बार संज्ञान में आ रही थी, इसमें कुछ लोग जो यहाँ से बाइक को उठा के चोरी करके और नेपाल तक बेचने का काम कर रहे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को इसमें अभी तक पकड़ा जा सका है और उनसे अभी तक 10 बाइक्स जो चोरी की हैं वो बरामद की गई हैं और सभी हमारे रानीपुर, ज्वालापुर और आसपास सिडकुल क्षेत्र की चोरी की गई बाइक हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग का स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका सहित कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत से कहा कि वे वनों में लगने वाली आग से इन्हें बचाने के लिए अपने सुझाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आने अगले शुक्रवार को पेश करें। और आज हुई सुनवाई में न्याय मित्र मैनाली की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी करती आ रही है। पूर्व में कई आदेश 2021 से लगातार हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट फायर लाइंस बनाने से लेके जो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के अन्य ऑपरेटर्स हैं उनको खरीदने को लेके कई आदेश हुए थे, जिसके बाद उन आदेशों का और जो नियुक्तियां होनी थी ग्राउंड लेवल स्टाफ की, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन का क्या लेवल है, किस स्तर तक उनका अनुपालन हो पाया नहीं हो पाया, इसके लिए कोर्ट ने सजेशन दिया था कि इसमें कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी को बनाने के लिए प्रोफेसर अजय रावत जो फॉरेस्ट फायर
के मैटर में और रिसर्च भी उनकी है इस मामले में, तो उनको कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया था और वो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अगले शुक्रवार को कोर्ट में वर्चुअली उपस्थित भी रहेंगे। तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर हरिद्वार के संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अरशद मदनी के बयान पर तीखा प्रहार किया। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में दिए गए उनके बयान पर अब सियासी और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के संत समाज ने भी उनके बयान की कड़ी निंदा की। भी यूनिवर्सिटी में या शिक्षा के केंद्र में या समाज के किसी केंद्र में भी आतंक फैलाने की बात हो, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पक्की बात है। समर्थन आतंक का कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। और फिर ये तो हमारे सामने है, जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वो शैतान का रूप बना ले, वो अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी शिक्षा हमें संस्कार दे, हमारी शिक्षा हमें संहार करने का संदेश ना दे। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। हमें अपने देश को निर्माण करना है। समाज में विध्वंस की बात नहीं, निर्माण की बात है। खबर कोटद्वार से, जहां पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर जारी बयानबाजियों के बीच भाजपा सरकार पर फिर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक बयान में सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल के दौरान 130 बीघा जमीन उपलब्ध करवा दी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उस भूमि को अवैध खनन का बड़ा अड्डा बना दिया। पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि वर्तमान समय में उस भूमि में जमकर रात दिन अवैध खनन हो रहा है। एक 130 बीघा जमीन वहाँ पे उपलब्ध करवाई है। बाकी शेष जमीन यानी 192 बीघा जमीन एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 112 या 15 बीघे की जरूरत होती है, उनके पास पर्याप्त है। और लेकिन इस समय वहाँ पर करीब करीब 20-20 फुट गड्ढे हुए हैं। तो वही सरकार थी कि जिन्होंने उसका काम रोका ही नहीं, बल्कि वहाँ पर खनन के कार्य को बहुत बड़ा रोजगार का एक साधन दे दिया, जिसके। और खबर कोटद्वार से, जहां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने मदरसों में भी वंदे मातरम गीत पढ़ाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा जाए कि यह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत से मुस्लिम बच्चों का भी देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा और राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत माता के प्रति जज्बा पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं है। तो प्रदेश सरकार की इस कदम की सराहना करता हूं, और इसमें जो वंदे मातरम जो है जो मदरसों में पढ़ाया जाएगा, इससे जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी देशभक्ति के लिए ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा, वो भी देशभक्त बनेंगे। जो आज तक ऐसा होता था कि उनको पता ही नहीं होता था, सिर्फ कुरान और हदीस के मामले में पता होता था। देशभक्ति उनको पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। इससे जो है मुस्लिम समाज में अच्छा संदेश पहुंचेगा। और अल्मोड़ा के थाना सल्ट क्षेत्र में 20 नवंबर को स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिले 161 संदिग्ध जेलेटिन रॉड बरामद होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा दीपेंद्र पींचा स्वयं मौके पर पहुंचे और बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस, LIU, RRB, IRB की टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर पूरे घटनाक्रम की कमान अपने हाथों में ली। घटनास्थल और आसपास के जंगलों में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP ने जेलेटिन की उत्पत्ति, उद्देश्य और संभावित उपयोग की दिशा में तेजी से जांच करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है, जो जांच कर रही हैं। देखिए, उस केस में ऑलरेडी हमने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उसमें हमने 4 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उसमें काम कर रही है। उसमें हर एंगल से हमने उसमें जांच की है। उसमें जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ उसका खुलासा करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः किसी ठेकेदार की लापरवाही, लेकिन फिर भी अभी हम पूरी जाँच कर रहे हैं। जाँच करके जो भी कंक्लूजन होगा वो हम आपको जल्दी बताएंगे।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।